और यह हम इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट एक जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? हाँ यस मैम। दोनों में बहुत फर्क है और दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है आगे 3D में, इसलिए दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए बार बार सिद्धार्थ में कह रही थी क्रॉस डॉट बोलो। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं और ये थीटा उनके बीच में एंगल है। और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वहां पर क्या आता था डॉट प्रोडक्ट में? कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आता है? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। यहाँ क्या आता है? साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में इंटू एन कैप। यहाँ पे क्या आता है? इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? एन कैप जो है वो एक वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैम क्या? अभी मैं लिखवा देती हूँ, एक सेकंड में जरा बना दूँ ये ठीक से। n cap is a unit vector perpendicular to the, अभी लिखवाते हैं। ये n कैप है, ठीक है। नीचे डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है। तो here theta is the angle between vector A and vector B। थीटा जो है 0 और पाई के बीच में होता है। थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई एंड n cap is a unit vector। n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B such that vector A, vector B, n cap, such that vector A, vector B and n cap form a right-handed system।
that is the right-handed system rotated from vector A to vector B moves in the direction of n cap. ठीक है, कॉपी कर लिया? नो मैम, नो मैम। कॉपी कर लो ध्यान से, फिर मैं समझाती हूँ। यस। कर लिया कॉपी? तो ये यहाँ पर मतलब क्या है कि A क्रॉस B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप। पहले तो सिर्फ इतना याद रखोगे, ये इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, ये सब तो स्केलर है, तो सब नंबर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय n कैप हो रहा है। तो क्योंकि ये n कैप वेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थीटा इनके बीच में एंगल है, और ए जो एन कैप है वो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है। तो तुम्हारी कॉपी में तुमने वेक्टर ए और वेक्टर बी बनाया है, ठीक है। वेक्टर ए के ऊपर अपना जो हाथ है वो अगर स्टैंडिंग डायरेक्शन में रखोगे, अपना हाथ मतलब कि जो तुम्हारी लिटिल फिंगर है और लिटिल फिंगर के आगे जो एक्सटेंडेड पार्ट है हाथ का, उसको वेक्टर ए के ऊपर रखो। मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ ए के ऊपर रखो उसको, ठीक है। और थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में कर लो। ओके। लिया ओ ए के ऊपर अपना हाथ, यस मैम। थंब ऊपर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स रूफ ऑफ द हाउस। हाँ, छत चला ठीक है, गया। तो जब हम OA से OB की तरफ रोटेट करते हैं तो हमारा थंब जो है वो अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रूफ की तरफ, है ना। तो ये जो रूफ की तरफ जो थंब की डायरेक्शन है वो एन कैप की डायरेक्शन है। ये जो OB है ये AB के पीछे है ना? वेक्टर ए और वेक्टर बी तो तुम्हारी कॉपी में ड्रॉ किए हुए हैं। हाँ। जो एन कैप वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो जिधर तुम्हारा थंब पॉइंट आउट कर रहा है, जब तुम ए से बी में अपना हाथ रोटेट करते हो, तो जिधर तुम्हारा थंब पॉइंट आउट कर रहा है वो एन कैप की डायरेक्शन है। थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? छत की तरफ। वो बट एंड परपेंडिकुलर है अभी भी? एन परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं तो मैं पूछा जो जो OB तुम्हारा थंब है वो तुम्हारी कॉपी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? था मैं, हाँ। कॉपी के परपेंडिकुलर है ना। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो A वेक्टर है वो B वेक्टर के आगे है ना, A B वेक्टर पीछे है ना। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया हुआ है ऐसे ही बनाओगे ना कॉपी में, पहले OA बनाओ फिर OB बनाओ, हाँ हाँ। है ना। तो इतनी बात पहले समझ लो। B क्रॉस A करें, अगर मैं मान लो अपना हाथ जो है वो, अगर तुम मान लो अपनी कॉपी में B से A की तरफ मूव करोगे, अगर अपनी कॉपी में B से A की तरफ अपना हाथ घुमाओगे तो तुम्हारा थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अपने राइट हैंड को अगर B से A की तरफ ले जाते हो तो थंब कहाँ जा रहा है?
जब तुमने अपनी कॉपी में दो वेक्टर ए और बी बनाए, ठीक है, तो जो तुम्हारी कॉपी है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन तुम ड्रॉ करोगे, कॉपी के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, मतलब छत से तुम्हारी कॉपी तक जो लाइन आ रही है, अच्छा ऊपर से, छत से तुम्हारी कॉपी पे जो लाइन आ रही है, हाँ, वो परपेंडिकुलर होगा ना दोनों वेक्टर्स के ऊपर। जो तुम्हारी कॉपी है उसके ऊपर अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो छत से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना कॉपी पर। तो जो छत से लाइन आ रही है कॉपी के ऊपर वो परपेंडिकुलर है टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतना तो पता है, ओके। अच्छा, अब ये जो परपेंडिकुलर है ये या तो अपर डायरेक्शन में हो सकता है, तुम्हारी कॉपी से छत की तरफ हो सकता है, या तुम्हारी कॉपी से जमीन की तरफ हो सकता है। दो डायरेक्शन पॉसिबल है ना। तो जब हम ए से बी की तरफ अपना हाथ रोटेट करेंगे तो वो छत की तरफ हमारा राइट हैंड पॉइंट आउट करेगा, जो हमारा थंब है। हाँ, और अगर हम बी से ए की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा थंब जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा। अच्छा, ठीक है, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है इसमें कि जो एन की डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। पहली बात क्या है कि ए क्रॉस बी की कौन सी डायरेक्शन है? जो एन की डायरेक्शन है। और एन कैप क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मान लो तुम्हारे घर की दीवार पर मैं दो वेक्टर बना दूं, तो तुम्हारी दीवार के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? दीवार के परपेंडिकुलर, दीवार के परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, जो एक हवा में लाइन बनेगी तुम्हारे से पास करके और दीवार पे जाएगी। हाँ हाँ तुम्हारे हेड और दीवार को ज्वाइन कर दें तो वो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ना दीवार पर, हाँ, दीवार पे, हाँ। है ना। तो ये यूनिट वेक्टर इस तरह का होता है। तुम्हें ये याद रखना है, अभी खाली इतना याद कर लो, अभी खाली इतना याद कर लो कि एन कैप जो है इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो इसमें मैं ऑब्जर्वेशंस लिखवा देती हूँ। लास्ट तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। पहली चीज, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। वेक्टर है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है? सम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये कुछ क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लाइड बाय एन कैप हो रही है। तो इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 इंटू एन कैप, 2 इंटू एन कैप, ऐसे कुछ बनेगा। ये -7 इंटू एन कैप, ऐसे कुछ बनेगा। तो ए क्रॉस बी क्या है? इज अ वेक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ए क्रॉस बी इज, और ये हमारा 3D में रिजल्ट बार बार यूज होगा, इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बात समझ में आ गई? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर, तो बात ये है कि वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हाँ। थर्ड, if vector A and vector B are two non-zero vectors, if vector A and vector B are two
नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं एंड A क्रॉस B इक्वल टू 0, if and only if कब जीरो होगा A क्रॉस B? A क्रॉस B जीरो का मतलब क्या है? A क्रॉस B इक्वल टू 0 implies mod A। अच्छा, यहाँ पर ये और समझ लो कि A क्रॉस B इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखवा देती मैं ऑब्जर्वेशन में, यहाँ सबसे पहले लिखवा देती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ये किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B मॉड साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, ये आएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो ये किसके इक्वल हो गया? ए बी साइन थीटा। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा तो मॉड लिखना पड़ेगा, तो ए बी मॉड साइन थीटा। वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा जो है वो भी साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा क्या है? 0 to पाई के बीच में है। तो 0 to पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 0 to पाई। हाँ 0 to pi, sorry, 0 to pi, हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट है? first and second. फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें साइन थीटा क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो मॉड साइन थीटा जो है वो साइन थीटा होगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सिंपली ए बी साइन थीटा हो जाता है। तो अगर हमारे पास ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक, मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉन जीरो, तो इसका मतलब साइन थीटा 0, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0 not equal to 0 and magnitude of b is not equal to 0। तो अगर a और b दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और a क्रॉस b इक्वल टू 0 होता है, तो इफ एंड ओनली इफ क्या आ रहा है? साइन थीटा इक्वल टू 0। और साइन थीटा 0 कब होता है? थीटा क्या होना चाहिए? साइन थीटा 0 कब होता है? 90 पे साइन थीटा 0 होता है। कॉस 0 होता था, कॉस 90 0. थीटा इज 0 डिग्री। और कहाँ पे 0 होता है साइन थीटा? 180 n pi. ठीक है, 0 और पाई, हमारा 0 to पाई है ना एंगल। तो अगर ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये समझ में आ गया ना कि अगर ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए क्रॉस बी जो है, और ए क्रॉस बी अगर हमें 0 दे रखा है और ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। और इसका रिवर्स ये हो जाता है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, जैसे अभी हमने डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन किया था, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, देन क्या पॉसिबिलिटी होगी? अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो देन या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी, और वेक्टर बी 0 होगा, और थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री और पाई। ठीक है, तो ये एक ही रिजल्ट है बेसिकली देखा जाए तो। थोड़ा सा सेम चीज को ही मैंने दोबारा लिखा है कि अगर तुम्हें
चाहे इस फॉर्म में यूज करो या इस फॉर्म में याद करो, यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर्स मैंने दे दिया है, तो सीधा हम कहेंगे एंगल 0 या पाई होगा। अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स नहीं दे रखा है तो उस केस में तुम्हें ये पॉसिबिलिटी भी लेके चलनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे कि नॉन जीरो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, बात एक ही है। ठीक है, तब ए क्रॉस बी कब जीरो होता है, या तो वेक्टर जीरो या उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या पाई। अच्छा, ये 3 और 4 एक ही चीज है बेसिकली, दोनों रिजल्ट, सिर्फ लिखने का ढंग अलग है। अच्छा, फिफ्थ, इफ थीटा इक्वल टू π/2, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैंने क्या बताया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 एन कैप। नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी में तो एन कैप नहीं आएगा। तो दिस अच्छा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 क्या होता है? साइन 90 इज sin 90 1। 1। तो ये हमारे पास आ गया मॉड ए मॉड बी। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर हमारे पास एक ये रिजल्ट जो समझने वाले हैं वो यही है कि अगर हमारे पास आई क्रॉस जे हो, पहले आई क्रॉस आई कर लो, अगर मान लो आई क्रॉस आई हो, तो आई क्रॉस आई मतलब उनके बीच में एंगल क्या हुआ? आई क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा? 0। 0। अगर एंगल 0 है तो आई क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? sin 1 के। साइन 0 क्या होता है? sin 0, हाँ हाँ, sin 0 तो 0 होता है। तो ये आई क्रॉस आई 0 हो गया। हाँ, ठीक है, देखो अब डॉट प्रोडक्ट में क्या था? आई डॉट आई 1 था, लेकिन आई क्रॉस आई क्या हो रहा है? 0। इसीलिए मैं बार बार डॉट डॉट तुम्हें बोल रही थी। जे क्रॉस जे क्या होगा इसी तरह से? 0। के क्रॉस के 0। कोई भी वेक्टर ए हो, ए क्रॉस ए जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गई बात? यस याद रहेगा? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज 0। 0। और आई क्रॉस जे करें तो क्या आएगा? जे आई में क्रॉस जे इक्वल टू 1। 1 नहीं ना, तो वेक्टर आएगा ना, वेक्टर क्वांटिटी है, मॉड थोड़ी पूछ रही हूँ। मॉड आई मॉड जे साइन 90, देखो आई क्रॉस जे इक्वल टू मॉड आई मॉड जे साइन 90, इसके बीच में एंगल होता है आई और जे यूनिट वेक्टर्स के बीच में, इनटू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। तो एक्स वाई एक्सिस के आई जे क्या है? along x एक्सिस y एक्सिस। तो x y एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है? एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है? एक्स वाई। क्या दोबारा एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है? जो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस, उनमें क्या रिलेशनशिप है? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ, परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स और वाई एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होती है? एक जेड दूसरे एक्सिस के। अच्छा अच्छा, वैसे हाँ, जेड एक्सिस के। हाँ, जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, जो तुम्हारे घर का फर्श है उसके जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ हाँ, है ना? तो एक्स वाई एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आता है? जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? जेड एक्सिस के अलोंग क्या यूनिट वेक्टर लिया हमने अलोंग जेड एक्सिस?
मतलब के तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा के कैप, क्योंकि हमें वो यूनिट वेक्टर लेना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, आई और जे के। हाँ तो दिस इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के। तो हमारे पास क्या आ गया, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ठीक है। इसी तरह से जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ऊपर मैंने लिखा नहीं है, अगर हम यहाँ पर इसके इक्वल आएगा एक्चुअली, ये मैंने पहले कवर नहीं किया, रह गया वहां पे। बी क्रॉस ए जो होता है दैट, इसका मतलब जब हम बी से ए रोटेट करते हैं, तो मैंने बताया था ना, अगर हम हाथ ए से बी रोटेट करते हैं तुम्हारी कॉपी पे, तो हमारा थंब ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर तुम अपनी कॉपी में अपने हाथ को बी टू ए रोटेट करोगे तो थंब किधर जाएगा? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है? माइनस ए क्रॉस बी। जैसे ये यहाँ पे फिगर में ए से बी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर एन अपर डायरेक्शन में है। जब बी टू ए जाएंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर एन जो है वो कौन सा होगा? जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो क्या बन जाता है? माइनस एन कैप। तो जब बी टू ए जाओगे तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? माइनस एन कैप। तो इसलिए बी क्रॉस ए जब हम करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आई? यस मैम। बी क्रॉस ए जब हम लिखते हैं तो हमारे पास बनता है मॉड बी मॉड ए साइन थीटा ये बन जाता है माइनस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। माइनस बाहर लिख देंगे एन के, तो ये हो गया माइनस ए क्रॉस। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया जा सकता है। तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो जब हम जे क्रॉस आई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के। इसी तरह से अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे। अब ये याद रखना ऐसे आसान नहीं है, किसमें के लेना है किसमें माइनस के लेना है। तो उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर तरीका बता देती हूँ। जैसे ये एक छोटा सा सर्कल बना लो, इसमें यूनिट वेक्टर ले लो, आई एक ही डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, जे और फिर के। ये 3 यूनिट वेक्टर बना लिए, ठीक है। अब ये देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जब हम कर रहे हैं तो के जो है वो आगे आ रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। जब हम घूम रहे हैं आई क्रॉस जे तो ये हमारे पास के आ रहा है। हाँ, आई क्रॉस जे जो है वो क्या है? दैट इज इक्वल टू के। लेकिन जब हम जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई जब करेंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के। जैसे जे क्रॉस के किया तो सेम डायरेक्शन आ रही है ना जो आई की आ रही है। यस। जे क्रॉस के किया तो आई, लेकिन के क्रॉस जे करेंगे तो उल्टी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, आई इधर जा रहा है।
एंटी क्लॉकवाइज, और के क्रॉस जे में हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां आ जाएगा माइनस आई। ठीक है, अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, जो आई जे की डायरेक्शन है उसी में जाते हैं, के क्रॉस आई कर रहे हो तो तुम आगे जा रहे हो, जे आ गया। लेकिन आई क्रॉस के करोगे तो जे से उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो, तो माइनस जे। तो ऐसे करके यहां से याद कर सकते हो। ये मैंने तीनों वेक्टर्स लिख लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब उसी हिसाब से तुम चलो। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो सिद्धार्थ जल्दी से। अच्छे से नहीं आया, मतलब बताओ क्या चीज कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं होगा ना। हाँ बताओ। मतलब ये जो मतलब बात तो ये है ना कि मतलब जो ए बी वेक्टर है क्रॉस ए वेक्टर, वो माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर के है, तो बस बात हो गई। वो तो ठीक है, ये तो ये बात तो ठीक है, बी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस बी, ये तो ठीक है। हाँ ठीक है ना, अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन माइनस एन कैप बन जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है यूनिट वेक्टर। लेकिन ये इसको याद करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कंपोनेंट फॉर्म में तो यही चीज आएगी ना। हाँ हाँ तो अब जब आई क्रॉस जे कर रहे हो, आई क्रॉस जे, आई और जे सेम डायरेक्शन में है ना, आई भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और जे भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो आगे कौन सा वेक्टर आ गया, के। जब तुम जे क्रॉस आई कर रहे हो तो तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो जे क्रॉस आई के लिए। यस मैम, क्लॉक, जैसे क्लॉक घूमती है उस तरह से जा रहे हो जे क्रॉस आई के लिए। यस मैम। लेकिन के किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन पड़ रही है ना, तो इसलिए माइनस के। ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, मतलब अपना तरीका कुछ भी बना सकते हो याद करने के लिए, पर ऐसे याद करना आसान होता है। फ्लैश तुम्हें आता ही है? यस मैम। हाँ, कैसे कैसे तुमने अपने दिमाग में बिठाया हुआ, सिद्धार्थ को बताओ। बोलो। मैम ऐसे ही मैंने तो लर्न कर रखा है ना। कैसे? कुछ तो टेक्निक दिमाग में रखी हुई होगी ना। नहीं मैं लर्न करना तो लर्न तो कर लूंगा मैं, मतलब नहीं, ठीक है। लर्न नहीं कर सकते बेटा, कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम। देखो कितना सिमिलर है ये चीजें। ये जब तक ये फिगर को दिमाग में, सर्कल को दिमाग में नहीं रखोगे तब तक याद नहीं रहेगा, ये गलती होगी इसमें। हाँ ठीक है, मतलब अच्छा, ये ऐसे लिखूं, मान लो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये देखो आई जे के, ठीक है, एक लाइन में लिख दिया मैंने। ठीक है, यस मैम। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, के। आगे की तरफ जा रहे हैं ना, यस मैम। आई क्रॉस जे क्या होगा, के। जे क्रॉस के क्या होगा, आई। आई। ठीक है ना, तो और अब यहाँ पे फिर आई क्रॉस के कैसे दिखेगा, सर्कल इसमें नहीं हो सकता। याद कर रखा है आई जे के, मैंने ऑर्डर में याद कर रखा है ना, जैसे आई जे फिर के, तो आई जे के और के आई। अगर हम सेम जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, और अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। एबीसीडी के ऑर्डर में याद किया हुआ है, यस मैम। एबीसीडी के ऑर्डर में याद किया हुआ है, आई जे के होता है। यस मैम। तो अगर जे आई हो गया तो माइनस के, जे के आई होता है। एक्चुअली आमने सामने बैठे होते हैं ना तो आसान हो जाता है। ये देखो, देखो सिद्धार्थ, 2 बार लिख लो,
सिद्धार्थ मैंने 2 बार लिख लिया, ठीक है। हाँ हाँ आई जे के। अब आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे आई क्या हुआ? क्रॉस आई आई क्रॉस क्रॉस जे क्या हुआ? के। क्या? हाँ आई क्रॉस जे के हो गया। ठीक है, आगे के आ रहा है। इसी तरह से समझ जे क्रॉस के आगे क्या आ रहा है? जे और समझ के आगे क्या आ रहा है? समझ गया मैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इनका आगे वाला, समझ गया मैं, ठीक ठीक है। है, हाँ इनके आगे वाला। लेकिन हाँ अगर हम उल्टा चलते हैं, मान लो जे क्रॉस आई, तो उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है ना। हाँ, तो जे क्रॉस आई फिर क्या कहते उल्टी हैं कि डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है ना हमें। ये देखो, हाँ जे क्रॉस आई के लिए इधर जाना पड़ रहा है, हाँ, नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस की तरफ। बट आ तो आया तो वही। माइनस के आएगा ना जे क्रॉस आई हाँ में। माइनस क्या आएगा, ओके। अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस। अब ठीक है, अब हाँ देखो हाँ के क्रॉस जे में पीछे की तरफ जा रहे हैं हाँ तो माइनस। ठीक है ना। यस मैम। अब समझ में आ गई? अब आई होप समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ आगे आगे। के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख के भी हो जाएगा। ये देखो, इसी से हो जाएगा। ये देखो, आई जे के आई। अब देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ठीक है। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इधर जा रहा है उल्टा। आई क्रॉस के लिए हम उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे, और के क्रॉस आई के लिए हम आगे ही जा रहे हैं तो ये लिख लो आगे, जे भी लिख लो। तो के क्रॉस आई जे। ठीक है, आई होप ना अब ये हो जाएगा समझ। हाँ जब अगर फॉरवर्ड जा रहे हैं, देखो ये 2 बार लिख लो, आई जे के फिर आई जे लिख लो, ठीक है। आई जे को दोबारा लिख लो आगे। अब अगर फॉरवर्ड जा रहे हो तो नेक्स्ट वाला वेक्टर आएगा, बैकवर्ड जा रहे हो तो माइनस। ठीक है, याद हो जाएगा यस मैम। कि नहीं होगा? अभी भी डाउट है तो बोलो। नहीं हो जाएगा। ऐसे लिख के समझ आ रहा है ना? ये 6 के 6 रिजल्ट समझ आ रहे हैं ना ऐसे लिख के? अगर सर्कल से नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो जैसे ये मैंने लिखा, आई जे के आई जे। ठीक है। चलिए, एक आध रिजल्ट और रह गया। अच्छा, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें ए और बी इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, थीटा एंगल है। तो जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल, थोड़ा सा नाम का वो पड़ रहा है, यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, दैट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है? दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स। अगर ये ऐसे एडजेसेंट साइड्स हैं ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है, इसका प्रूफ बहुत आसान है। तुम्हें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहे थे, अच्छा
हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए बी इंटू हाइट, मान लो ये डी पॉइंट है तो सी डी हो गया। तो ए बी किसके इक्वल है? ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और सी डी जो है हम यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। साइन थीटा जो है वो होता है सी डी अपॉन ए सी, ठीक है, ये 90 डिग्री लिया ना मैंने, तो सी डी जो है दैट इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा, और ए सी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बताया था मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हम इसी से निकालते हैं, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं लिख ही देती हूँ, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स। ट्राइंगल में तो एडजेसेंट ही होती है हमेशा साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही हमारे पास ए बी जो है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो, अगर ए बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट adjacent sides of a parallelogram, then its area is। अब तुम्हें पता है ना रिलेशनशिप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अच्छा, इसी चक्कर वाला। अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं तो ये दो ट्राइंगल बन गई। हाँ। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्राइंगल का एरिया होगा, मतलब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला ऊपर दिया नहीं है मैंने? अच्छा वो वाला, हाँ, हाफ हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। हाँ, और इस ट्राइंगल का भी सेम एरिया होगा, क्योंकि इसकी भी साइड्स तो यही है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हाँ, ठीक है। तो इसका भी एरिया यही होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, तो डबल हो जाता है ना, कॉन्ग्रुएंट होती है ट्राइंगल्स इसमें। तो देन इट्स एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर ए बी जो है वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और अगर वो ट्राइंगल की हो तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। याद कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है, बट ये भी तुम लोग लर्न कर लो तो अच्छा ही है, कि अगर हमारे पास कभी कभी हमें पेपर में क्या होता है कि वो डायगोनल दे देते हैं, तो अगर हमारे पास एक ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का और एक ये डायगोनल है, ये दो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसके इक्वल हो जाता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। ठीक है। yes. तो अगर डायगोनल दे रखा है तो हाफ मैग्नीट्यूड d1 क्रॉस d2 आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, और अगर डायगोनल नहीं दे रखा, साइड्स दे रखी हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होता है। where d1 vector and d2 vector are diagonals of the parallelogram। ठीक है, ये समझ आ गया? ये प्रॉपर्टी समझ आ गई? बोल नहीं रहे हो? यस मैम। सिद्धार्थ कहाँ चला गया? मैं माइक बंद हो गया था। a क्रॉस b प्लस सी इक्वल टू, जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था ऐसे ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल है। सो इट इज प्लस, जैसे डॉट प्रोडक्ट में डॉट आ जाता था, यहाँ पर क्रॉस आ जाता। हाँ। फिर इसकी सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई स्केलर टाइम्स हो लैम्डा a क्रॉस b, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b। ठीक है, और मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि b क्रॉस a जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस। तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है ना, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं होता, माइनस हो जाता है। तो वहां पर a डॉट बी प्लस बी डॉट ए होता था, तो आंसर क्या आता था? 2 टाइम्स a डॉट बी। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा? a क्रॉस मतलब a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a। b क्रॉस a किसके इक्वल होता है? माइनस a क्रॉस b के। तो आंसर क्या बन जाएगा? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b। हाँ, तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b क्या हुआ? 0। ठीक है, तो ये 0 वेक्टर हो गया, राइट? यस मैम, बहुत बढ़िया। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो ये कंपोनेंट फॉर्म में जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, ऐसे ही कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं ब्रैकेट्स ओपन करके, जैसे वहां मैंने निकाला था a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k हो, और b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k हो। तो अगर हम a क्रॉस b करेंगे तो इसको ब्रैकेट खोल के वो बार बार हमें करना पड़ेगा ना, i क्रॉस j, i क्रॉस k, वो सब करना पड़ेगा। ब्रैकेट अगर खोलेंगे डॉट में तो आसान था, क्रॉस में हमें वो जो भी मैंने समझा रही थी लॉजिक, वो यूज करके करना पड़ेगा। तो वो अगर तुम क्रॉस करके, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो अगर ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे और ये सारा कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, तो ये जो इसका आंसर बनेगा दैट विल बी सेम एज एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। खोल के देख लेना, तो वो जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके आएगा। डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना सिद्धार्थ, याद है? डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना आता है ना यूजिंग फर्स्ट रो। अच्छा वो, हाँ हाँ डिटर्मिनेंट तो आता है। तो डिटर्मिनेंट के चैप्टर में डिटर्मिनेंट किया था,
हाँ मल्टीप्लाई करना आता है तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना आगे, तो हाँ सिंप्लीफाई करके वही आंसर बनेगा जो कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे यूजिंग फर्स्ट रो। ओके मतलब आई इंटू ये जो आएगा ना ऊपर वाला वो वैसे ही आ जाएगा, आई इंटू क्या आएगा, आई इंटू ओपन करो डिटर्मिनेंट, आई इंटू क्या आएगा, आई इंटू ए बी माइनस A2 मतलब हाँ A2 ए बी माइनस A2 B कौन सा है, B3 है, हाँ A2 B3 माइनस B2 A3। आगे सारे याद आ जाएंगे। अच्छा उसके बाद फिर थ्री क्या कहते हैं जे का आ जाएगा जे प्लस जे प्लस जे होता है, ये प्लस होता है तो आगे क्या होता है, भूल गए सब कुछ है ना, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है। तो माइनस जे माइनस जे उसके बाद फिर माइनस का हो जाता है B1 मतलब ऐसे जाता है ना, वैसे तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा जे ऐसे वाला रो और कॉलम डिलीट करो, हाँ वो हो गया। तो फिर A1 इंटू B3 हो गया, फिर माइनस क्या कहते हैं B1 इंटू A3 हो गया। फिर इसी तरह से प्लस के हाँ इंटू के इंटू A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। ठीक है। यस में तो अब ये जो अगर मैं ये यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स खोलूंगी तो ये बनेगा यहाँ से, तब इसको याद करना तो मुश्किल है ना, तो हाँ इसको याद करना, इसको ना याद करके हम ये डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं जब भी हमें A क्रॉस B निकालना होता है, और इसको एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा फॉर्मूला है ना, इसको कैसे याद करते रहेंगे। तो जब भी A क्रॉस B हमें निकालना होता है तो हम सीधा ये वाला डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो ये यहाँ पे बीच वाले स्टेप्स हैं वो तुम अपने आप करके देख लेना, बिल्कुल यही बनेगा तुम्हारा। जब ये क्रॉस प्रोडक्ट से ओपन करोगे ना, मैं यहाँ पर बीच में खाली छोड़ देती हूँ जिससे तुम्हें समझ आएगी बात। तो ये जो बीच वाले स्टेप्स हैं, जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो मैं आई क्रॉस जे आई क्रॉस के सब समझा रही थी वो सब अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली ये ब्रैकेट्स ओपन करके यहाँ पे जब बीच में स्टेप्स लिखोगे तो वो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको तो याद करना मुश्किल है, तो हम A क्रॉस B को इसलिए जब भी हमें कंप्यूट करना होता है हम ये डिटर्मिनेंट लिख के और उसको एक्सपैंड कर लेते होते हैं। समझ आई बात मेरी? नहीं सिंपल है ना। हाँ हाँ डिटरमिनेंट तो आता ही है एक्सपैंड करना। हाँ तो हाँ जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो कि वेक्टर A इक्वल टू I माइनस 2J प्लस 5K, वेक्टर B इक्वल टू 3I प्लस J माइनस 2K, और मैं कहूँ व्हाट इज A क्रॉस B, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू डिटर्मिनेंट I J K, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 माइनस 2। समझ आ रहा है कैसे लिखना? यस इसके कंपोनेंट्स लिख लिए 1 माइनस 2 5, और इसके भी कंपोनेंट्स लिख लिए 3 1 माइनस 2, और हाँ अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो एक्सपैंड करके जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा I इंटू हो जाएगा I इंटू 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 तो कितना हुआ माइनस I, हाँ माइनस J इंटू ये क्या आएगा माइनस जे इंटू आ जाएगा -2 माइनस 15, माइनस 17 हो गया, 17 हो गया। और प्लस K इंटू प्लस के इंटू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6 5 हो जाएगा -5।
1 माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ ठीक है, हाँ 6 1 आएगा। प्लस 6 बन जाएगा ना वो, हाँ 7 के हो गया, 7 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ अब ऐसे ही क्वेश्चन हो, मान लो क्वेश्चन सेकंड पार्ट हो इसका, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो अब ये निकाल सकते हैं हम। हाँ ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हम? हाँ निकाल सकते हैं। हाँ 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 बोलो, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ, वही फॉर्मूला जो पहले यूज कर रहे हो, मैग्नीट्यूड का तो वही फॉर्मूला ही है। अच्छा तो A vector into B vector cross B vector, A vector cross B नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अच्छा वैसे मैग्नीट्यूड है तो वो और क्या? आई स्क्वायर, वो जे स्क्वायर वाला। हाँ, क्या आएगा? ये आ जाएगा आई स्क्वायर, क्या कहते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अच्छा ऐसे। हाँ, तो और क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब तो यही होता है ना। हाँ कुछ नहीं कर लोगे ना इसको सिंप्लीफाई करके? हाँ वो कर लूंगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, where vector A equal to I minus 2j plus k, vector B equal to minus 3I plus 4k. Find a unit vector perpendicular to vector A and vector B. तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कौन सा होता है? यस पलाश? आई और जे नहीं, टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या बताया था मैंने? अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी इज पैरेलल। नहीं, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था? ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर होता है? वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो यही तो याद रखना है ना, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ये याद करना है। तो जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स आए मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या दिया? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो तुम क्या करोगे? वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी। सबसे पहले तो इस पे पहुंचो, तब ए क्रॉस बी निकालना आता है। सिद्धार्थ, समझ में आई है बात? हाँ हाँ जब भी क्वेश्चन में हो कि दो, यही क्वेश्चन, यही समझना है इसमें, मेन क्रॉस प्रोडक्ट में यही चीज है। वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर जब भी बात आए मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू, लिखो जल्दी जल्दी बेटा। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट आई जे के, देन वो हो जाएगा
कोफिशिएंट्स, हाँ कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 1 1 1 - 2 1 1 1 1 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? हाँ 1 - 2 1 उसके बाद फिर हो जाएगा -3 0 4 4 तो दिस इक्वल टू आई इंटू क्या आएगा? I into 4 -8 और उसके बाद आ जाएगा 4 -3 तो 1 j -j मतलब -j इंटू 1 1 तो नहीं आ रहा, ध्यान से करो, फिर ऐसे ही डिटरमिनेंट में गलती करोगे। एक मिनट 4 -3 plus 4 5 6 7 हाँ प्लस k इंटू plus k into 0 plus 6 आ रहा है। पॉजिटिव -6 ठीक है ठीक है, तो ये a क्रॉस b आ गया। तो फाइंड a vector perpendicular to both a and b is a क्रॉस b। तो नॉट ओनली a क्रॉस b, b क्रॉस a भी परपेंडिकुलर होता है ना, वो भी तो इस एक अपर डायरेक्शन में होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर प्लस माइनस लिख लो, जिससे कि बाद में आंसर में छूट ना जाए तुमसे, ठीक है। तो a क्रॉस b आ गया। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? a क्रॉस b को किससे डिवाइड करेंगे? वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो a क्रॉस b तो है ही है, लेकिन मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं? के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया -8i -7j -6k डिवाइडेड बाय रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, कितना आया डिनोमिनेटर में? कितना आया कैलकुलेट करके? 149 149 आ रहा है अंडर रूट। तो ठीक है, बट ये पूरा यही बन रहा है 149। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कैसे आएगा? प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। और -8i -7j -6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 149। ठीक है,